हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाई तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्जाम आ गया है। घटना चक्र को 2026 वाली हम लगा रहे हैं। पिछली वीडियो में अगर हमने बात की है अभी तक भारत के इतिहास की कंप्लीट बात कर ली है, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को भी कंप्लीट बात कर ली है, भारत और हम विश्व का भूगोल की भी बात यहाँ पर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम भारत की अर्थव्यवस्था मतलब की इकोनॉमी की बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा आपका महत्वपूर्ण चैप्टर यहाँ पर होने वाला है या महत्वपूर्ण सब्जेक्ट आपका होने वाला है। अर्थव्यवस्था के बाद जिस नई सेगमेंट पर हम बात करेंगे वो पॉलिटी की वीडियो आएगी, जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमने आप लोगों को बताया है कि पिछली वीडियो में हम हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे उसको पूरा कंप्लीट अच्छे से कवर कर लीजिएगा, जिससे कि नई वीडियो आए आपको उसको सभी तरीके से पूर्ण रूप से आप पैट के एग्जाम्स की तैयारी फ्री में कर पाए। तो अब यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था की बात करेंगे और अर्थव्यवस्था में भी हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले हम भारतीय अर्थव्यवस्था से। और योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं, सबसे पहले हम इसी को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आता है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आप समझ सकते हो पंचवर्षीय योजना तो बंद हो चुकी थी, लेकिन राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। आप कहेंगे तेज, सतत, अधिक सम्मिलित विकास से संबंधित रही थी। डी ऑप्शन करेक्ट है। 12वीं पंचवर्षीय योजना फास्टर, सस्टेनेबल, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ से संबंध रही है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक के टाइम पीरियड में संबंधित थी। इसमें जीडीपी की वार्षिक वृद्धि दर 8% रहने का अनुमान बताया गया था। कृषि में वृद्धि दर 4%, विनिर्माण क्षेत्र में 10% की वृद्धि और प्रत्येक राज्य को भी औसतन उच्च आर्थिक वृद्धि 11वीं पंचवर्षीय की तुलना में करनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। अब 2023 में क्वेश्चन आया था पैट के एग्जाम में। 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 रही है, क्या रखना है। 1 जनवरी 2015 को बात किया है, योजना आयोग समाप्त कर दिया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन जो है किया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए एक निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय क्या स्तर पर था। 20,000 रुपए का वार्षिक परिवार आय का निश्चित यहाँ पर जो है देखने को मिला था। पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना था, और जो कि बहुत सफल भी रही है। तो आप कहेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना में लाई गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य जैसे उत्पादकता पर ध्यान करना इसका लक्ष्य था। पैट 2023 में ये भी क्वेश्चन आपका आया था। इस पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान लागू जो है किया जाना था। तो रोलिंग प्लान किस पंचवर्षीय योजना के बाद लागू किया जाना था। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान को लागू किया जाना था। हालांकि यह प्लान जो है मोरारजी देसाई की नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने लागू किया था। जनता पार्टी की सरकार ने पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही समाप्त करके रोलिंग प्लान को जो है लागू किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति किसके द्वारा दी गई थी। तो आप कहेंगे राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा जो है आप कहेंगे अंतिम रूप से स्वीकृति पंचवर्षीय योजनाओं को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया था। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना के संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। तो भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। आप कहेंगे 1961 से लेके 1966 तक जो है आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसे गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस पर सबसे ज्यादा रक्षा क्षेत्र पर जो है ध्यान केंद्रित किया गया था। इस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। तो इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से रिपोर्ट जो है नीति आयोग के द्वारा जारी की गई थी, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे। तो योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोन्टेग सिंह अहुलीवालिया योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे, याद रखना है। स्थिरता के विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है। स्थिरता के विकास के उद्देश्य से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई है। आप कहेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी के लिए जो है जानी जाती है। 1969 से लेकर 74 तक आपको देखने को मिलेगी चौथी पंचवर्षीय योजना। अब पंचवर्षीय योजनाओं के बाद हमारा नेक्स्ट आता है चैप्टर हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात किया है। आप सभी को पता होगा कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चलाया गया है। तो आप कहेंगे 1967 से 1990 तक जो है आपके हरित क्रांति आंदोलन को 1967 से 1990 के दौरान चलाया गया है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 में इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के अनुसार
प्रारंभिक हरित क्रांति 1967 से 68 और 89 से 80 तक एवं विकसित हरित क्रांति 1981 से 89-90 तक जो है चलाई गई थी। प्रथम चरण के द्वारा हरियाणा, पंजाब, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। इसके द्वारा भारत में उच्च उत्पादकता बीजों गेहूं का विकास किया गया तथा विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को और विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। इसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। आप कहेंगे एम.एस. स्वामीनाथन को जाना जाता है। किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? आप कहेंगे पंजाब में आरंभ स्थल के रूप में इन सभी में चुना गया। हालांकि पंजाब के साथ साथ हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी चुना गया था। कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? तो हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा कौन था? रासायनिक उर्वरक, पीड़कनाशी था, सिंचाई थे, उच्च उत्पादकता वाली किस्मों के बीच से। तो आप कहेंगे बी ऑप्शन रहेगा। सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दुग्ध एवं विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में। भाई दूध विकास के बारे में 2017-18 के दौरान कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना है? आप कहेंगे भारत। भारत जो है 2022 में भी बताया गया है, भारत टॉप पर है, फिर यूएसए, फिर पाकिस्तान, चीन और ब्राजील जो है दूध उत्पादक देशों की श्रेणी में आते हैं। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन माने जाते हैं? श्वेत क्रांति की बात किया भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे दूध के उत्पादन से यह संबंधित है। भारत की दूध क्रांति के चरण फर्स्ट में 1970 से 80 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्किम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित जो है किया गया था। तो यूरोपीय संघ के द्वारा किया गया था, तब इसे ईसीसी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा था। कौन सा शहर ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? तो कोलकाता, मुंबई और चेन्नई इसका हिस्सा था, जबकि बेंगलुरु इसका हिस्सा जो है नहीं था। याद रखना है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई इसमें उपभोक्ताओं के साथ जोड़ा गया था। अब हम बात की जाए बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सुधार से संबंधित। बिटकॉइन क्या है? आप सभी को पता होगा, बिटकॉइन को शॉर्टकट में बीटीसी के नाम से जानते हैं। बिटकॉइन क्या है? आप कहेंगे डिजिटल मुद्रा का एक रूप है जो इसे बिटकॉइन हम कहते हैं। हालांकि बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है। यह किसी केंद्रीय बैंक के द्वारा संचालित नहीं होती है। एक ऐसी मुद्रा है जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना ही स्पर्श किया जा सकता है। पूरी तरीके से आभासी मुद्रा है, डिजिटल मुद्रा के रूप में जानी जाती है। अवमूल्यन का क्या अर्थ है? अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का जो मान है वह कम हो जाता है, उसे अवमूल्यन कहते हैं। याद रखना है। भारत में, अच्छा इसको स्टार इसको छोड़ देते हैं। चलिए, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना है? ऐसा कौन सा बढ़ता है तो निजी निवेश में वृद्धि की संभावना हो जाती है? नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति जब अगर होने लगती है तो आप कहेंगे निवेश में वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। पूंजी खाते में परिवर्तना के संदर्भ में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भारत से विश्व के विभिन्न देशों में होने वाली पूंजी प्रवाह के संबंध में समस्त सीमाओं के उन्मूलन को संदर्भित करता है, करेक्ट है। भारत में आय स्तर पर निष्पक्ष आवंटन करता है, ये भी करेक्ट है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के कुशल विनियोग तथा वितरण में सहयोग प्रदान करता है, करेक्ट है। आपका डी ऑप्शन रहेगा। 1, 2, 3 तीनों ऑप्शन करेक्ट है। बैंक दर क्या होती है? क्या कह रहा है कि बैंक रेट जो है क्या होती है? अगर बैंक रेट की बात की जाए कि देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा दी जाने वाली जो अधिक ब्याज दर होती है उसे क्या कहते हैं? बैंक रेट कहते हैं। मतलब कि भारत के संदर्भ में समझे, आरबीआई से अगर कोई बैंक जो है लोन लेती है तो उसे बैंक रेट के दर पर ही दिया जाता है। वो जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देती है उसे क्या कहते हैं? उसे आप कहेंगे रेपो दर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेपो दर वह दर होती है जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई सरकारी प्रतिभूतियों के बदले भारत में वाणिज्यिक बैंक या वित्तीय संस्थानों को पैसा उधार देती है। जब नगद आरक्षित अनुपात CRR आरबीआई द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या होता है? अर्थव्यवस्था में पैसे की जो आपूर्ति सप्लाई होती है वो कम हो जाती है। क्यों? जब CRR बढ़ाएंगे तो बैंकों को CRR ज्यादा रखना होता है, आरबीआई के पास रखना होता है, उनके पास तरलता कम हो जाती है। जब तरलता कम हो जाएगी तो क्या होगा? जब तरलता कम हो जाएगी तो वित्तीय समावेशन कम होगा, और जब वित्तीय समावेशन कम होगा तो उत्पादन कम होगा, तो आर्थिक समृद्धि दर जो है कम होती नजर आती है। कौन सा भारत में बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधारों में से एक नहीं है? तो घटी हुई CRR और SLR सही है, ब्याज दर का विनिमय सही है, नई पीढ़ी बैंक शामिल है, SLR वर्धित ये शामिल नहीं होता है। आप कहेंगे सुधारों में नहीं देखने को मिलता है। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान NIBM की स्थापना 1969 में
किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन की अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श की एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गई थी? आप कहेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई की स्थापना को किया गया था। कौन सी संस्था भारत में मौद्रिक नीति बनाती है? तो आप कहेंगे आरबीआई। कौन है? आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति जो है बनाती है। कौन सी एक द्रव्यता अनुपात है? द्रव्यता अनुपात कैसे कहते हैं? चालू अनुपात को द्रव्यता अनुपात के रूप में जाना जाता है, जैसे शाब्दिक तरलता अनुपात, एसएलआर इसका एक अच्छा उदाहरण है। भारत में कृषि और संबंधित कार्यक्रम कार्यकलापों को किसके द्वारा सबसे अधिक उधार प्रदान किया जाता है? तो आप कहेंगे वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा सबसे ज्यादा उधार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया? तो बैंकों के राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस दौरान प्रथम चरण में किस बैंक का नहीं किया गया? देना बैंक का किया गया था, केनरा बैंक का, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है नहीं किया गया था। विजया बैंक का नाम जो है आप कहेंगे नहीं था, जबकि देना बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पहले राष्ट्रीयकरण के दौरान जो है नाम था। वर्ष किस वर्ष भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? आप कहेंगे 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरा राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1900 सरकार के द्वारा 6 बैंकों का किया गया। तो पहली बार 14 बैंकों का किया गया, दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा फिर उसके बाद 2019 में भी भारत ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय करके 4 बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो है बनाए हैं। वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक सहित कुल 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। ठीक है, 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? आप कहेंगे 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वाणिज्यिक बैंक दूसरे राष्ट्रीयकरण में बैंकों का कितना राष्ट्रीयकरण किया गया? 6 बैंकों का आप कहेंगे राष्ट्रीयकरण दूसरी बार में 1980 में किया गया था। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण की शर्तों निर्धारित की थी? ऐसा कौन सा बैंकों का राष्ट्रीयकरण था जिसने शर्तें निर्धारित की? बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण हस्तांतरण अधिनियम 1970 के द्वारा जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग की सेवाएं शुरुआत की थी? आईसीआई बैंक के द्वारा सबसे पहले इंटरनेट बैंकिंग की सेवाओं को शुरुआत किया गया था। भारत में एटीएम का सर्वप्रथम संचालन 1987 में मुंबई में एचएसबीसी बैंक के द्वारा लगाया गया था। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? तो इलाहाबाद बैंक, जिसे वर्तमान में इंडियन बैंक में परिवर्तन कर दिया गया, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, ये सभी सार्वजनिक बैंक के बैंक है। जबकि फेडरल बैंक लिमिटेड की बात किया, ये कैसा बैंक है? ये एक निजी क्षेत्र का बैंक है, यह रखना है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? आप कहेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसे एसबीआई के नाम से जानते हैं। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया? द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राष्ट्रीयकरण के पश्चात भारतीय स्टेट बैंक नाम दिया गया था। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को इसका गठन किया गया था। कौन सा वाणिज्यिक बैंक नहीं है? तो एचएसबीसी, आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। आप कहेंगे ये सभी आपके कैसे वाणिज्यिक बैंक है, जबकि सिडबी बैंक एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। सिडबी बैंक एक अलग श्रेणी में आता है, ध्यान रखना है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक है, ना कि यह वाणिज्यिक बैंक है। भारत में बैंकों द्वारा कृषि में सूक्ष्म वित्त प्रयास महिलाओं के लिए छोटे समूह के गठन पर टिकी हुई है। इसे क्या कहा जाता है? स्वावलंबन दल के नाम से इसको जाना जाता है। रिजर्व बैंक ने बैंकों एवं अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन करने का निर्देश दिया है? आप कहेंगे मेबोर दर में, MIBOR जिसे कहते हैं, मेबोर दर में परिवर्तन करने का निर्देश जो है दिया हुआ है, जिसे मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट जो है कहते हैं। कौन सा संगठन भारत में सभी जिलों के लिए ग्रामीण उधार योजना तैयार करता है? आप कहेंगे नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। भारत के सभी जिलों में ग्रामीण उधार योजनाओं को तैयार करता है। ग्रामीण बैंक की स्थापना की बात करें 12 जुलाई 1982 की गई थी। क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। 1981 में किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड को मंजूरी दी गई है? तो आप कहेंगे अधिनियम 61 के तहत मंजूरी दी गई थी। फिर जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1920 को की गई थी, 12 जुलाई 1982 की गई थी शिवरामन समिति के सिफारिश पर। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो आप कहेंगे नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक जो है नाबार्ड का फुल फॉर्म है। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आप कहेंगे 1982 में की गई थी। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली केंद्रीय शीर्ष संस्था कौन सी है? तो कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों को जो वित्त पोषण करती है, नाबार्ड वित्त की शीर्ष संस्था है। आयात निर्यात एग्जिम बैंक का स्थापित किया गया था, तो आप कहेंगे 1982 में आयात बैंक को स्थापित किया गया था। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, तो आप कहेंगे मणिपुर में है, नागालैंड में है, जम्मू कश्मीर में है। सिक्किम में कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, क्या रखना है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप कहेंगे है। कौन सी प्रथम इको माइक्रो वित्त कंपनी जो भारत में अगस्त 2015 के में एक बैंक के रूप में परिवर्तित की गई है? बंधन बैंक।
बंधन बैंक को हाल ही में प्रथम माइक्रो वित्त कंपनी के रूप में जो है ट्रांसफर किया गया है। निम्नलिखित में से बैंक और उसके उद्देश्य का कौन सा संयोजन सही है? तो आप कहेंगे आरआरबी कृषि अर्थ प्रबंधन से संबंधित होते हैं, आईडीबीआई औद्योगिक विकास बैंक से संबंधित है, नाबार्ड टिकाऊ और कृषि समन्वित ग्रामीण विकास से संबंधित है, आरबीआई मौद्रिक नीति तैयार करना उसके कार्यान्वयन निगरानी से संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप कहेंगे 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी, 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई ने 12 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड के रूप में प्रतिबंध लगा दिया है? तो मास्टर कार्ड पर जो है प्रतिबंध लग चुका है, जबकि रुपे कार्ड और वीजा कार्ड वर्तमान में भी चालू है। यदि आरबीआई नगद कोष अनुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर पड़ेगा? आप कहेंगे साख सर्जन क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आरबीआई जो कोष नगद है, किसको नगद कोष अनुपात आपको घटा देता है तो साख सर्जन बैंकों की क्षमता जो है बढ़ जाती है। 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित की जाते हैं? आप कहेंगे आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षरित की जाते हैं। ये याद रखना है, 1 रुपए के नोट को छोड़कर सभी नोटों पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर जो है भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर की जाती है। 10 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? अभी हमने बताया 1 रुपए से बड़ा है तो आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होंगे। केवल 1 रुपए के नोट पर आप कहेंगे सिर्फ वित्त सचिव के हस्ताक्षर की जाते हैं। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा सही है? बैंकिंग लोकपाल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। एक्सिस बैंक ने डिजिटल भुगतान स्वीकार करने के लिए देश की पहली जेब के आकार की स्वाइप मशीन लॉन्च किया है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे माइक्रो पे के नाम से जाना जाता है। इस नाम से जैसे कहेंगे माइक्रो पे के नाम से इसको जाना जाता है। आप कहेंगे एक्सिस बैंक के द्वारा शुरुआत किया गया है। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार हुए और उसके बाद की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन देखने को मिला है। अब इसकी बात करेंगे। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो आप कहेंगे बीपी नरसिम्हा राव थे। इस समय प्रधानमंत्री पीबी नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री की बात करें डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 1991 में की गई नई आर्थिक उदारी परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने सभी की मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो औद्योगिकरण को यहाँ पर जो है संबोधित किया था, जबकि वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण इसे कहा गया था एलपी, जिसे नाम जाना जाता है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। कौन से थे? परमाणु ऊर्जा उत्पादन विभाग जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित बना दिए गए थे। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण, निजीकरण की पहल प्राथमिक परिणाम क्या था? तो वैश्वीकरण जो है प्राथमिक परिणाम देखने को मिला था। 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो आर्थिक नीति की असफलता की ओर, विदेशी मुद्रा के भंडार के संकट की ओर, भारतीय रुपए के मूल्यह्रास की ओर। आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था। कौन नहीं था? औद्योगिक सुधार थे, कर सुधार थे, राजकोष सुधार थे, जबकि भुगतान संतुलन समायोजन इस समय जो है आपके कार्यान्वयनों का हिस्सा नहीं था। कौन सा विनिवेश आयोग से संबंधित है? तो जीवी रामकृष्णा जो है आपके विनिवेश आयोग से संबंधित है, या रखना है। नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? आप कहेंगे एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त होता है? उत्पाद शुल्क से प्राप्त होता है, या रखना है। उत्पाद शुल्क सबसे ज्यादा इस समय तो जीएसटी से प्राप्त जो है हो रहा है। नवंबर 2018 के अंत तक भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा है? 4.61 लाख करोड़ रुपए जो है राजकोषीय भारत का घाटा था। कौन गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? तो गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम ब्याज भुगतान है। गत वर्ष विश्व में वर्ष 2016-17 के रक्षा बजट पर भारत का विभिन्न देशों की तुलना में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। निम्नलिखित में से भारत में थोक मूल्य सूचकांक के मुख्य घटक कौन से? थोक मूल्य सूचकांक प्राथमिक वस्तुएं आती हैं, ईंधन और बिजली आती है, और आपके विनिर्मित उत्पाद आते हैं। सेवाओं को थोक मूल्य सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन, बिजली और विनिर्मित उत्पादों को शामिल किया जाता है। कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो आप कहेंगे प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे बड़ा नियोक्ता है। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है? अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में सेवा कर आता है। कौन सा? सेवा कर जो है अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। अप्रत्यक्ष कर में आयकर, संपत्ति कर, निगम कर आते हैं। अप्रत्यक्ष कर में जीएसटी आता है, उत्पादन कर, आयात कर आते हैं, और राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष कर में बिक्री कर, राज्य उत्पादन पर कर, मनोरंजन और वैट टैक्स जो है आते हैं। भारत में आयकर को क्या कहा जाता है? भारत में प्रत्यक्ष और परिगामी कर को आपका जो है भारत में आयकर ही कहा जाता है। राजस्व का एक उदाहरण है, राजस्व का एक प्रिंटर की मरम्मत करना राजस्व व्यय का एक उदाहरण है।
केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं है। कौन शामिल नहीं है? रक्षा व्यय केंद्र सरकार के विकास व्यय में शामिल नहीं होता है, जबकि आर्थिक सेवाओं पर व्यय, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं पर व्यय और राज्यों के लिए अनुदानों पर जो है शामिल किया जाता है। घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। वह स्थिति जब एक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति, वस्तु सेवाओं की आपूर्ति अधिक हो जाती है, उसे क्या कहलाती है? इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ऐसी कोई अर्थव्यवस्था है जिसमें पैसे की सप्लाई, वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति ऐसे अधिक हो जाए, इसे इन्फ्लेशन के रूप में इसे जाना जाता है। सकल घरेलू बचत में कौन योगदान करता है? तो आप कहेंगे परिवार सबसे ज्यादा योगदान करता है। एमएसएमई सतत जेडईडी प्रमाणन योजना के तहत मध्यम उद्यमों को उनके व्यवसायों में कितना प्रतिशत सब्सिडी मिलती है? 50% की सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2014 के पश्चात को सुधार किए गए कृषि में नवाचार उद्यमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप उन्हें संभावित निवेशकों से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? इसे हम एग्री उड़ान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? एग्री उड़ान के नाम से जानते हैं। विज्ञान भवन नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा औपचारिक रूप से मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब की गई थी? तो मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की बात की जाए तो 25 सितंबर 2014 को की गई है। नेक्स्ट आता है कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम कितने क्षेत्रों पर केंद्रित है? तो 25 क्षेत्रों पर यह केंद्रित है। वस्तु एवं सेवा कर, अब हम किसके? गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं। वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नामक नई कर व्यवस्था के उच्चतम प्रतिशत का स्लैब कितना है? तो उच्चतम प्रतिशत का स्लैब जो है 28% जो है रखा गया है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कितने घटकों में विभाजित किया गया है? तो आप कहेंगे 3 घटकों में विभाजित किया गया है। सीजीएसटी केंद्रीय कर, एसजीएसटी राज्य कर, एकीकृत आईजीएसटी जिसे हम कहते हैं। सेंट्रल का, स्टेट का, इंटीग्रेटेड का। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। तो कब किया गया था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी भारत में पेश किया गया था। एक सुनिश्चित करने के लिए जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोधी शिकायतों के निपटारे के लिए किस संगठन की स्थापना की गई है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना जो है की गई थी। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो कैलकट टास्क फोर्स कंपनी, कैलकट टास्क फोर्स के द्वारा जो है आपका जो है अप्रत्यक्ष करों को लेकर जो है आप क्या किया गया था? प्रस्तावित जो है किया गया था। जीएसटी की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है? अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम कर देती है। तो गंतव्य आधारित कर को यह जो है कम करती है। अर्थव्यवस्था संबंधी कुछ विविध मिसलेनियस क्वेश्चन की बात किया है। 2019-20 के केंद्रीय बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी कार्यक्रम कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? तो 60,000 करोड़ रुपए की राशि को आवंटन किया गया था। कौन सा कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के लिए शुरू किया गया है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये सभी आपके ग्रामीण विकास के लिए शुरुआत किए गए हैं। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र को किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन किया गया था? 2017-18 की अवधि के लिए जो है कार्यक्रम के लिए बनाया गया है। एकीकृत कम लागत स्वच्छता योजना के लिए केंद्र सरकार कितने प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है? 75% की जो है सब्सिडी केंद्र सरकार के द्वारा दी जा रही है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं, आर्थिक गतिविधियां मुख्य लाभ अर्जित करना होता है। तो आप कहेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य तौर पर जो अधिकार होते हैं वो निजी तौर पर हाथों में बने होते हैं। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कौन है? तो भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक एम विश्वेश्वरैया है। 1955 में इन्हें भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फेमा का पूर्ण नाम क्या है? तो फेमा को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे कांडला गुजरात में है स्थित है। वर्तमान में भारत सरकार ने आम लोगों के बीच में बचत को प्रोत्साहित करने के लिए किस योजना को पुनः शुरुआत किया है? किसान विकास पत्र के नाम से शुरुआत जो है किया हुआ है। 2024 से किसान पत्र विकास योजना पुनः प्रारंभ की गई है, जिससे जो है एक निश्चित दर वाली बचत योजना में लाभ जो है मिल सके। 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉर्पोरेट, गैर कृषि, लघु सूक्ष्म उद्योगों को 10 लाख से ऋण प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक संसद सदस्य 2019 तक 3 गांवों में भौतिक संस्थागत बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए जिम्मेदारी लेगा। तो आप कहेंगे सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो है जिम्मेदारी ले रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सतत विकास मिशन कार्यक्रम का उद्देश्य मील का पत्थर हासिल करने के लिए शहरों को निधि देना। कार्यक्रम किसके अलावा सभी सविकल्प है? तो आप कहेंगे 100 स्मार्ट मिशन शामिल है, अमृत शामिल है,
और हेरिडे राष्ट्रीय विरासत शहरी मिशन शामिल है, जबकि बात की जाए तो अंतरिक्ष साहसिक राष्ट्रीय मिशन जो है शामिल यहाँ पर जो है नहीं है। ठीक है। दी गई जानकारी मिशन के तहत केंद्र बजट 2018 में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जनजातीय समुदाय के बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की थी? एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल की योजना को शुरुआत किया था। कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के अटल मिशन किस मंत्रालय के अधीन है? आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टार्टअप इंडिया योजना उन संस्थाओं पर लागू होती है जिनको पिछले वर्ष का वार्षिक कारोबार से अधिक नहीं होता है। तो आप कहेंगे 25 करोड़ से अधिक का कारोबार नहीं होता है, वो स्टार्टअप इंडिया में शामिल की जाते हैं। कृषि विपणन को आधारभूत संरचना कब से प्रभावी हुआ है? आप कहेंगे अप्रैल 2014 से प्रभावी हुआ है, 1 अप्रैल 2014 से। 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो अशोक दलवई समिति का गठन जो है किया गया था। सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो सरकार द्वारा जो आपका एक गठन जो प्लेटफॉर्म है, आप कहेंगे केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने 1 अगस्त 2017 को जो है किसानों को कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ई रकम पोर्टल का शुभारंभ जो है किया हुआ था। मृदा स्वास्थ्य कार्ड भारत में किसानों को उनके खेत में मिट्टी मानदंडों की जानकारी मिलेगी। आप कहेंगे 12 मानदंडों की जानकारी जो है दी जाएगी। किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री बीमा योजना शुरू की गई है। आप कहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत जो है की गई थी। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का कितना प्रतिशत संरक्षित करना था? आप कहेंगे 50% संरक्षित करना लक्ष्य रखा गया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में भारत सरकार द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है? 50,000 करोड़ रुपए राशि का निवेश किया गया था। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष लागू की गई? आप कहेंगे 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना को शुरुआत किया गया है। सामान्यतः किसान क्रेडिट कार्ड निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्गत जो है नहीं होता है? नाबार्ड के द्वारा निर्गत नहीं होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों द्वारा, सहकारी बैंकों द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जो है निर्गत किया जाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और किसने 2 सरकारी कार्यक्रम PMFBY और किसान क्रेडिट कार्ड योजना को तकनीकी सहायता के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो UNDP ने हस्ताक्षर जो है किए हुए। तो आज हमने यहाँ पर इकोनॉमी के सभी क्वेश्चनों को जो है लगा लिया है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी, जैसे कि हमने आपको बताया है, हमारा हिस्ट्री हो गया कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है और इकोनॉमी कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, हम पॉलिटी पे सेगमेंट पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो पॉलिटी क्या है कि पॉलिटी आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा, क्योंकि पॉलिटी से छोटी सी चूक और गलत क्वेश्चन कर देती है और आप फंस जाते हो, तो इसीलिए पॉलिटी जरूर कवर करेंगे। पॉलिटी के फिर हमारे बाद जो है साइंस के क्वेश्चन आएंगे, और साइंस आप सभी का फेवरेट ही होता है, और साइंस आप लोग जरूर लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।